हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबोर्ड एंड दिस इज शिल्पी कंचन। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 50 इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस फॉर ईपीएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम। सो इस एग्जाम के लिए ऑल बोर्ड ने एक फ्री वीक चलाया है जिसमें 7 डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिलेंगे जो आपको इस एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे पॉलिटी डिस्कस करूंगी। सो बिना देरी करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऑल बोर्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लीज हिट द बेल आइकन जिससे कि जो भी नया वीडियो आए आपको उसका एक नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज स्लैश आर करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दिस इज डेफिनेटली करेक्ट। जो हमारे संविधान का पहला संशोधन था, फर्स्ट अमेंडमेंट जो था विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1951, उसके तहत 9th शेड्यूल को हमारे संविधान में इंक्लूड करा गया। ओके, और इसमें यह था कि कोई भी आर्टिकल जो है वो या कोई भी पर्टिकुलर लॉ जो है उसको 9th शेड्यूल में सरकार ला सकती है, पार्लियामेंट उसको 9th शेड्यूल में इंक्लूड कर सकती है। सो दिस इज करेक्ट। The validity of a law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. ये एकदम गलत है। यदि 9th शेड्यूल में कोई ऐसा लॉ लेकर आया जो कि फंडामेंटल राइट्स को हनन करता है या फिर वो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है या जो भी कोर्ट्स हैं वो उसको एग्जामिन कर सकती हैं। ओके, सो दिस इज रॉन्ग कि वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर होगा, ऐसा नहीं है। 9th शेड्यूल में भी जो लॉज हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं। दैट मीन्स ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट हियर। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या फिर एक सही है या एक भी सही नहीं है। ओके, in the election for Lok Sabha or state assembly, the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared elected। यानी कि चुने जाने के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए किसी भी पर्सन के या जो विनिंग कैंडिडेट हैं उसको 50% से ज्यादा वोट्स चाहिए होंगे। इट इज कंपल्सरी। सो ये नहीं है, उसको ज्यादा वोट चाहिए हैं डेफिनेटली, पर चूंकि हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, सो लेट्स से इफ देयर आर 4 पार्टीज और 3 के हैं 25, देन फिर से हो गया 25, और उसके बाद जो थर्ड पार्टी है उसके हैं 30। सो यहाँ पर कितना हो गया 50, 60, 70, 80। दैट मीन्स 20 रिमेनिंग किसी फोर्थ कैंडिडेट के हैं। सो सिंस इस पर्सन के पास 30% वोट्स हैं, हम मान के चल रहे हैं कि देर आर लाइक 100 सीट्स। ओके, सो इस पर्सन के पास में 30% वोट भी हैं आउट ऑफ 100%, बट दिस पर्सन विल बी डिक्लेयर्ड विनर, क्योंकि हमारे इंडिया में मेजोरिटी सिस्टम चलता है, ना कि 50% से ज्यादा वोट्स चाहिए होंगे। ओके, सो दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट आपका गलत है। According to the provisions laid down in the Constitution of India, in Lok Sabha, the Speaker's post goes to the majority party and Deputy Speaker's post goes to the opposition. So देखिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, बट बाय कन्वेंशन, यानी कि होता है ना कोई ट्रेडिशन चला आ रहा है, कोई प्रथा चली आ रही है, सो उसके अकॉर्डिंग जो स्पीकर का पोस्ट है वो हमेशा मिलता है मेजोरिटी पार्टी को। लेकिन जो डेप्यूटी स्पीकर का जो पद है ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो नहीं, बट बाय कन्वेंशन ये हमारे डेप्यूटी स्पीकर का जो पद है वो ऑपोजिशन पार्टी को दिया जाता है। दैट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके गलत है। सो द राइट आंसर वुड बी डी। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें आइडेंटिफाई करना है। द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ असेंबली। यदि जो स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली का किसी भी राज्य के, अगर वो उस असेंबली का मेंबर ही नहीं बचा तो उसको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर वो मेंबर ही नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार के पास विश्वास मत नहीं है, वो उसे खो चुकी है, तो जो स्पीकर है उसे अपना पद छोड़ना होगा। ओके, whenever the legislative assembly is dissolved, the speaker shall vacate his office immediately। सो ये गलत है, यहाँ पर ऑफिस आएगा। ओके, सो ये शायद मैं लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पर ऑफिस आप इसको इंक्लूड करके ही पढ़िएगा। सो जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली है अगर वो डिसॉल्व होती है, भंग हो जाती है, तो जो स्पीकर है क्या उसे अपना ऑफिस इमीडिएटली खाली करना पड़ेगा। सो ये गलत है। देखिए जब तक नेक्स्ट मतलब आफ्टर डिसोल्यूशन, जब दोबारा सरकार बनती है और उसका जब तक पहला सेशन नहीं होता, पहला एक तरीके से मीटिंग नहीं होता,
तब तक ये अपनी पोस्ट पे बना रहता है। ओके, सो दैट मीन्स ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन हियर। Which article of the Constitution of India safeguards one's right to marry the person of one's choice? यानी कि इंडिया में रहने वाला हर इंसान अपने पसंद से शादी कर सकता है जिससे वो चाहे, उसको उसकी फ्रीडम है। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में बोला गया है? सो देखिए, आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दैट मीन्स इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट राइट टू मैरी समवन ऑफ योर चॉइस। ओके, so article 21 is the right answer here. Which of the following articles of the Indian Constitution were amended to provide reservation to economically weaker section of citizens other than SC, ST and non-creamy layer of OBC? So देखिए, ये वाले जो तीन कैटेगरीज हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और नॉन क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी, इनको पहले से ही आरक्षण मिलता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 2019 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जो कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसके तहत जो भी इन कास्ट के या फिर आप कह सकते हो इन कैटेगरीज के अलावा जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये चीज उसमें बोली गई। सो इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? सो वो है आर्टिकल 15 एंड 16। ओके, Which areas will be exempted by the Citizenship Amendment Act 2019? CAA Act जो आया था 2019 में, which was a very controversial one, उसका कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा? कौन से एरियाज हैं जो उसमें एग्जेम्प्ट होंगे? ओके, सो इसका आंसर है ट्राइबल एरियाज नोटिफाइड इन 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल जो है उसमें जो भी ट्राइबल एरियाज नोटिफाइड करे हैं जैसे कि असम के, मेघालय के, त्रिपुरा के, मिजोरम के, ये वाले जो एरियाज हैं ये 6th शेड्यूल में आते हैं और यहाँ पर CAA अप्लाई नहीं होगा। Which of the following are the modes of loss of Indian citizenship? भारत का अगर कोई सिटीजन है तो इनमें से कौन से ऐसे टर्म्स हैं, कौन से ऐसे मोड्स हैं जिनके तहत उसका लॉस हो सकता है सिटीजनशिप का, यानी कि वो भारत का सिटीजन नहीं कहलाएगा। सो देखिए, टर्मिनेशन ये एक मोड है, रिनंसिएशन भी एक मोड है और डेप्रिवेशन भी एक मोड है। देखिए, रिनंसिएशन में जो बंदा है वो वॉलंटरली बोलता है कि मुझे यहाँ का जो सिटीजन है वो नहीं रहना। ओके, टर्मिनेशन में क्या होता है कि किसी पर्सन ने दूसरी कंट्री की जाके सिटीजनशिप ले ली, सो उसकी ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। ओके, और डेप्रिवेशन में क्या होता है, यदि कोई पर्सन है जिसने या तो नेचुरलाइजेशन से या फिर किसी ऐसे मोड से इंडिया की सिटीजनशिप हासिल करी है लेकिन वो वॉर के टाइम पे या तो दुश्मन देश का सपोर्ट करता है या उनसे कांटेक्ट रखता है या फिर नेचुरलाइजेशन के 5 साल के अंदर अंदर उसे 2 साल की जेल की सजा हो जाती है। ओके, सो इस सब के तहत उसकी जो सिटीजनशिप है वो चली जाती है। सो यहाँ पर 3 मोड्स हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। The president can dismiss a member of the council of ministers, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी मेंबर को ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट मीन्स किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है, उसे उसकी पोस्ट से हटा सकता है। किसके कहने पे? यहाँ पे हम पढ़ते हैं विद द कंसेंट ऑफ स्पीकर, स्पीकर से सलाह मशवरा करने के बाद में या स्पीकर की हाँ में हाँ मिलाने के बाद, ओनली अंडर इमरजेंसी कंडीशंस। सो ये दोनों ही गलत हैं। इमरजेंसी में किसी भी मिनिस्टर को ऐसे ही नहीं हटा सकता प्रेसिडेंट। अपॉन हिज ओन विल, अपनी इच्छा से। देखिए, अपनी इच्छा से नहीं कर सकता क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ये डेमोक्रेटिकली चुनकर आए हैं। ओके, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यदि प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि इस पर्टिकुलर इंसान को हमें मिनिस्टर के पोस्ट से हटाना है तो प्रेसिडेंट को उनकी इच्छा को फॉलो करना होगा। ओके, Which schedule of the Indian Constitution is related to the allocation of seats in Rajya Sabha to the states and to the union territories? So हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में बात करी है अबाउट द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में किस स्टेट को, किस यूनियन टेरिटरी को कितनी सीट्स मिलनी चाहिए, ये बात कौन से शेड्यूल में करी है? सो इसका आंसर है शेड्यूल 4। ओके, और अगर ऐसा पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो सीट्स है वो किस स्टेट के पास है राज्यसभा की, सो ये इसका आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। टोटल 31 सीटें हैं, ठीक है, वही लोकसभा की 80 सीटें हैं, दोनों ध्यान रखना। Which of the following act of British India designated
द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड सबस्यूम्ड द पावर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। इनमें से कौन सा एक्ट था जिसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट क्रिएट करा गया और इसके अलावा जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थी उनकी पावर्स को खत्म कर दिया गया। देखिए पहले क्या था, तीनों ही प्रेसिडेंसीज के यानी कि बंगाल, फिर आपका मद्रास और बॉम्बे, तीनों का अपना अपना गवर्नर था जो कि इक्वली ट्रीट किया जाता था। ओके, सो इस एक्ट के तहत, कौन सा एक्ट है मैं बताती हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के तहत क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बोला जाने लगा गवर्नर जनरल, और बाकी के जो गवर्नर्स थे यानी कि मद्रास और बॉम्बे, उनकी पावर्स खत्म करके अब उनको इनके नीचे प्लेस कर दिया गया। ओके, सो इन दिस वे this regulating act of 1773 subsumed the powers of Madras and Bombay presidencies. The 11th schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of Dash। यानी कि जब भारत में 11वां शेड्यूल आया था हमारे संविधान में, ओके, उसको लाया गया था 11वें संविधान को, जो कि डील करता है 29 सब्जेक्ट्स के ऑफ पंचायती राज। ठीक है, ये आया था आपका 73rd अमेंडमेंट 1992 से। इसके अलावा एक नया पार्ट भी आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, विच वाज पार्ट 9, जो कि पंचायती राज से ऑब्वियसली डील करता है। ओके, हमसे ये पूछा गया है कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। सो ये थे पीवी नरसिम्हा राव। ओके, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज /r करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है या दोनों सही है, ये हमें बताना है। A proclamation of national emergency may be applicable to the entire country or only a part of it. So this is true. National emergency ऐसा नहीं है कि पूरे देश में ही लागू होनी चाहिए। यदि सरकार को ऐसा लगता है, प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट में ही इसकी जरूरत है, तो वो सिर्फ उसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। सो ये स्टेटमेंट सही है। The president can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from the prime minister। So ये गलत है, यहाँ पे आएगा कैबिनेट। जब तक कैबिनेट एक रिटन रिकमेंडेशन नहीं लिखती, लिखित में अनुशंसा नहीं करती इस चीज की कि देश में प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी लगानी चाहिए, तब तक वो ऐसा नहीं कर सकता। ओके, सो यहाँ पर आएगा कैबिनेट। दैट मीन्स ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। The Prime Minister of India at the time of his/her अपॉइंटमेंट, यानी कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है उसके अपॉइंटमेंट के टाइम पे इनमें से कौन सी कंडीशन उसे फुलफिल करनी होती है। पढ़ते हैं, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ऐसा जरूरी नहीं है, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मनमोहन सिंह को आप ले सकते हैं जो कि मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं थे। ओके, नेक्स्ट है, need not necessarily be a member of one of the houses of parliament but must become a member of Lok Sabha within 6 months। so ये भी गलत है। देखिए, ये जरूरी नहीं है हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए कि वो किसी भी हाउस का सदस्य हो, राज्यसभा का, लोकसभा का। उसके नॉमिनेशन उसके अपॉइंटमेंट के टाइम पे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो इनमें से किसी भी हाउस का एक मेंबर हो, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर किसी भी एक हाउस का, इधर लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनना कंपलसरी है। सो यहाँ पर लोकसभा नहीं होना चाहिए था, लोकसभा/राज्यसभा होना चाहिए था। ओके, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि इसमें लिखा है कि किसी ना किसी एक हाउस का उसको मेंबर होना जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है। ऑप्शन डी हमारा जो बचा हुआ है वो सही होगा। पढ़ लेते हैं, नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट but must become a member of one of the houses within 6 months। so ये आपको 6 महीने का समय, ये भी याद रखना जरूरी है कि जरूरी नहीं है वो उस समय मेंबर हो, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर या तो राज्यसभा का या लोकसभा का मेंबर बनना कंपलसरी है। ओके, दी शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू। शारदा एक्ट जो है या शारदा एक्ट जो है ये किससे रिलेटेड है। सो इस एक्ट का जो ओरिजिनल नाम है वो है चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929। यानी कि जो पहले के जमाने में बाल विवाह होते थे, अभी भी होते हैं ऑब्वियसली, सो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करा था। इसके तहत क्या किया गया कि गर्ल्स की एज करी मिनिमम मैरिज के लिए 14 और बॉयज की करी 18। फिर बाद में इस एज को बढ़ा दिया गया और गर्ल्स की 18 करी एंड बॉयज की करी
1921। सो ये शारदा एक्ट जो है ये रिलेटेड है आपका चाइल्ड मैरिज से। Which of the following are the fundamental duties of citizens laid by Indian Constitution? इनमें से कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? ओके, वी हैव टू आइडेंटिफाई देम। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बचाना है, उसको कोई भी डैमेज नहीं पहुंचाना है। ओके, टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस। देखिए, वैसे तो हमें ये करना चाहिए कि जो भी हमारे वीकर सेक्शंस हैं, हमारी माइनॉरिटीज हैं, उनके खिलाफ किसी भी तरीके का इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में इंक्लूडेड नहीं है। ओके, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, यानी कि हमें हमारे अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल ड्यूटी। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट, हमें हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो प्रकृति है, इसको सेव भी करना है, इसको प्रोटेक्ट भी करना है और इसको संरक्षण भी प्रोवाइड करना है। ओके, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम करना है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। Which of the following bodies does not/do not find any mention in the Constitution? इनमें से कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जिनका हमारे संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है, उनको मेंशन नहीं किया है? दैट मीन्स हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। ओके, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारे संविधान के जो आर्टिकल 324 में इसका जिक्र है। ओके, पार्ट देखें तो पार्ट 15 में इसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा जो प्लानिंग कमीशन है ये बाद में बनाया गया था। ठीक है, सो दैट मीन्स कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था और अब इसको खत्म भी कर दिया गया है और इसकी जगह जो कमिटी है या जो कमीशन है वो है नीति आयोग। दैट मीन्स इसका कोई भी जिक्र नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ये 1992 में बनाया गया। ओके, दैट मीन्स कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे नहीं था और ये एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, सो दैट मीन्स कि ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है एंड इट डू नॉट फाइंड और यू कैन से इट डज नॉट फाइंड एनी मेंशन देयर। दैट मीन्स कि ऑप्शन 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। Which of these statements about Attorney General of India are correct? So ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में करेक्ट हैं। ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। सो ये एकदम करेक्ट है। जो अटॉर्नी जनरल है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। ही कैन बी अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ लोकसभा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वो किसी भी कमिटी का मेंबर बन सकता है। ओके, और अपने व्यूज भी वहां पे रख सकता है। ही कैन स्पीक इन लोकसभा, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि वो लोकसभा में बोल सकता है। ये आप देखो तो 1 और 3 ये कहीं ना कहीं सेम ही है। नेक्स्ट है ही कैन वोट इन लोकसभा, सो ये गलत है। देखिए, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या कोई भी कमेटी हो, वो वहां पे बोल तो सकता है, अपने व्यूज को प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता। ओके, सो ओनली 1, 2 and 3 आर द correct ones here. Which of the statements given are correct regarding a no confidence motion in India? अविश्वास पत्र जो होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एकदम करेक्ट है। इंडिया के संविधान में नो कॉन्फिडेंस मोशन डायरेक्टली एज अ वर्ड यूज नहीं करा है, जैसे बजट कहीं पे भी यूज नहीं किया है। Similarly, no confidence motion has not been used. Okay, so this is a correct statement. Second है, a motion of no confidence can be introduced in either house of parliament. No confidence motion पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये गलत है। जो अविश्वास पत्र है ये सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ओके, सो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर। Which of the following statements are correct अबाउट पब्लिक अकाउंट कमिटी? सो देखिए, 3 फाइनेंशियल कमिटीज होती हैं हमारे पार्लियामेंट में, उसमें से एक है पब्लिक अकाउंट कमिटी। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट कौन से हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। सो ये गलत है। इसमें 22 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। ओके, सो ये स्टेटमेंट तो आपका हो गया गलत।
अब आप इस तरीके से भी ऑप्शंस एलिमिनेट करो, सो ए, बी और डी तीनों में ही 1 इंक्लूडेड है, दैट मीन्स ये तीनों ही गलत है और आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर भी हम बाकी के भी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। नन ऑफ इट्स मेंबर्स कैन बी द मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो मिनिस्टर नहीं हो सकते, यानी कि अगर रक्षा मंत्री चाहे कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का एक मेंबर हो तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, इट एग्जामिन्स द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग, जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, कैग का जो पोस्ट है, सो कैग जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है उसको एग्जामिन करने का काम होता है किसका, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट्स चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है पैक जो है, इसका चेयरमैन अपॉइंट करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। While the nominated members of the two houses of parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of vice president. So देखिए, जो nominated members होते हैं, यानी कि 12 मेंबर राज्यसभा में और 2 एंग्लो इंडियंस, यदि उनका रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त नहीं है तो 2 एंग्लो इंडियंस लोकसभा में इलेक्ट किए जाते हैं और यू कैन से नॉमिनेट किए जाते हैं। सो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उनमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो वोट नहीं देते, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ पौंडीचेरी और यू कैन से पुडुचेरी और दूसरा है दिल्ली, वहां के जो मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। और यदि हम बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ओके, लेकिन वहीं अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, सो जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वेदर दे आर नॉमिनेटेड और दे आर इलेक्टेड, दे हैव द राइट टू वोट। ओके, सो दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं देते, बट दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। The deputy chairman is elected by the members of Rajya Sabha from amongst its members. देखिए, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वहीं अगर हम राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन की बात करें, सो राज्यसभा में जितने मेंबर्स हैं उन्हीं के बीच में से इनका इलेक्शन होता है। ओके, फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर्स ओनली। अगर यहाँ पे लिखा होता कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि क्या लोकसभा का इंसान भी या लोकसभा का जो एमपी है वो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन सकता है, सो दैट वुड बी द रॉन्ग स्टेटमेंट, बट हियर इट इज करेक्ट। थर्ड है, द फर्स्ट नॉमिनेटेड वुमेन member of Rajya Sabha was Srimati Rukmani Devi Arundel. So this is absolutely correct. She was a very famous Bharatnatyam dancer and she was the first nominated woman of Rajya Sabha. Okay, so in this way we can say कि तीनों ही statements correct हैं. So यहाँ पर आपका जो incorrect होगा वो है none. Which one of the following is the largest committee of the parliament? देखिए, पार्लियामेंट में there are different committees. हमसे ये पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ी कमिटी कौन सी है। सो ये है आपकी द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स। इसमें होते हैं टोटल 30 मेंबर्स और ये सारे 30 मेंबर्स लोकसभा के होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इसमें होते हैं टोटल 22 मेंबर्स। ओके, और जो होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। इन दोनों ही कमिटीज में 15 सदस्य होते हैं आपके लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। Which of the following countries does not have a written constitution? ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें कौन सा ऐसा देश है जिसके पास एक लिखित संविधान नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? सो ये है यूनाइटेड किंगडम। Which of the following are included in the original jurisdiction of Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में इनमें से क्या क्या इंक्लूडेड है? ओके, सो ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं। अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, यानी कि यदि कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई भी स्टेट या फिर कोई 2 स्टेट्स, ओके, या 2 से भी ज्यादा स्टेट्स, दैट मीन्स कि एक पार्टी तो आपकी स्टेट्स हो गई और एक पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इनके बीच में विवाद को सुलझाना।
अपील लाइज विद सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हाई कोर्ट। यदि हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है और जो पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, या जो दूसरी पार्टी है जिसके अगेंस्ट में, जिसको लग रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है? नो, ये होता है एपेलेट जुरिस्डिक्शन, जो कि हाई कोर्ट के अगेंस्ट में आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, यदि किसी 2 स्टेट्स में या 2 से ज्यादा स्टेट्स में कोई विवाद है, जनरली आपने देखा होगा नदी को लेके या नदी के पानी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसके बीच में काफी स्टेट्स के बीच में विवाद होता है। ओके, सो ये जो है ये एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का कि डिस्प्यूट को सुलझाए। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स थ्रू आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है, इसके तहत इसको इन्फोर्स करना, इसमें 5 रिट्स होती हैं, जो कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट कोई आहत होता है तो वो पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता है। ओके, आर्टिकल 32 के तहत। सो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना इंडियन सिटीजन्स के, ये भी सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है। दैट मीन्स ऑप्शन 1, 3 and 4 आर करेक्ट। Which article of the Constitution talks about the establishment of Supreme Court? There shall be a Supreme Court or there will be a Supreme Court which will be established in our country. ये हमारे Constitution का कौन सा आर्टिकल बोलता है? So it is talked in Article 124. Apart from this, जो आर्टिकल 315 है, ये बात करता है that there shall be Public Service Commission. Okay? Public Service Commission होगा for Union यानी कि सेंट्रल लेवल के लिए एंड फॉर ईच स्टेट। सो ये इस बारे में बात करता है। देन आर्टिकल 130 टॉक्स अबाउट द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 324 इट टॉक्स अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डैश मीन्स दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस or that which involves interpretation of constitution to supreme court for advice। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो भारत का राष्ट्रपति है, हमारे कंट्री का जो प्रेसिडेंट है, वो कोई भी मैटर जो कि उसको लगता है कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का है या फिर इस मैटर में इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए फाइनल अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इसमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, सो वो मैटर को एडवाइस के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकता है। इसको क्या बोला जाता है? इस जुरिस्डिक्शन को हम कहते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ओके, देखिए ओरिजिनल मैंने आपको बताया जो स्टेट से रिलेटेड होता है या गवर्नमेंट उसका एक पार्टी है और दूसरा पार्टी स्टेट है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन वो होता है जिसमें हाई कोर्ट के अगेंस्ट में कोई बात सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है। ओके, लेकिन यदि प्रेसिडेंट कोई एडवाइस चाहता है सुप्रीम कोर्ट से रिगार्डिंग एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो ये आर्टिकल 143 के तहत इसको बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। Which of the following special powers have been conferred on the Rajya Sabha by the Constitution of India? भारत के संविधान ने कौन सी ऐसी स्पेशल पावर्स हैं जो कि राज्यसभा को दी हैं? ओके, ऑप्शन बाय ऑप्शन हम लोग देखते हैं। टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ अ स्टेट और टू चेंज द नेम, नो, ये ऐसा कोई भी पावर राज्यसभा को नहीं दिया है। टू पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट, ये एकदम करेक्ट है। देखिए क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है वो डायरेक्टली स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे कोई भी लॉ नहीं बना सकती, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो राज्य है उसके क्या कह सकते हो आप, उसकी पावर का हनन है, क्योंकि राज्य सरकार भी डेमोक्रेटिक रूप से चुनकर आई है। ओके, सो इस तरह से क्या होगा, यदि सारे ही स्टेट सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट लॉ बनाने लग जाएगी तो स्टेट की सरकार के पास में कौन सा अधिकार बचा, है ना। सो इसके लिए क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि जो राज्यसभा है वो कहीं ना कहीं स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि उसका जो भी इलेक्टेड मेंबर है वो स्टेट्स के विधायक वगैरह लोग उसको चुन के भेजते हैं। सो इसलिए राज्यसभा इज सेड टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। सो अगर पार्लियामेंट चाहती है कि वो स्टेट सब्जेक्ट पे, स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे कानून बनाए, तो राज्यसभा पहले उस चीज को एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ में पास करती है। राज्यसभा के पास करने का मतलब है कि स्टेट्स का हाँ है, स्टेट्स भी चाहती हैं कि उस पे कानून बने। ओके, सो इसीलिए ये एकदम सही है कि पहले राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगी और उसके बाद ही पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकती है। इसके अलावा
अभी जो भी एग्जिस्टिंग ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज के अलावा भी अगर कोई सर्विस क्रिएट करनी है तो उसमें राज्यसभा की अनुमति जरूरी है। पहले वो उस पर रेजोल्यूशन पास करेगी और उसके बाद कोई और ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट की जा सकती हैं। ओके, सो दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Consider the following statements about inner line permit and mark the correct ones. So जो हमें statements दिए हैं inner line permit के बारे में, हमें identify करना है कि कौन सा उसमें से सही है। The inner line permit is an official travel document issued by the concerned state government to allow inward travel of an Indian citizen into a protected area for a limited period. यानी कि ILP जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, 4 स्टेट्स में ये है जो कि आपको यहाँ ऑप्शन 3 में दिख रहा है, ये करेक्ट है। कौन से स्टेट्स हैं जो ILP को जारी करते हैं? सो वो है आपका अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। इसमें से मणिपुर को हाल ही में 2019 में ही ILP का परमिशन मिला है। ये एक तरीके का ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। यदि हम लोग, सपोज मैं मध्य प्रदेश की हूँ, अगर मुझे इन चारों में से किसी भी राज्य में जाना है तो मुझे उस राज्य की सरकार से ILP लेना होगा, इनर लाइन परमिट लेना होगा, और मुझे बताना होगा कि मैं उस स्टेट में कितने टाइम तक रुकने वाली हूँ, और जो भी उनके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहां पे टाइम टू टाइम वहां पे चेकिंग होती है बकायदा। जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो आपका वीजा देखा जाता है, इन स्टेट्स में आपका ILP देखा जाता है। ओके, ये एक तरीके से वहां की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, वहां के जो लोग हैं, उनके राइट्स जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। दैट मीन्स कि कोई भी इंडिया का बंदा जाके वहां पे सेटल ना हो जाए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इन दिस वे यू विल बी ईटिंग अप देयर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, और आप कहीं ना कहीं उनका जो इंडिजिनस कल्चर है, उनका जो ट्राइबल कल्चर है, उसको भी पल्यूट कर सकते हो। ओके, सो इसीलिए ILP जारी करी जाती है। सेकेंड है, इट वॉज क्रिएटेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये पहले से ही ब्रिटिशर्स के काल से ही ये था। ओके, उन्होंने बेसिकली यहाँ के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके जो बिजनेस राइट्स हैं, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट राइट्स हैं, उसको रोकने के लिए, उसको एक तरीके से संरक्षित करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं, स्पेशली जो उनके बिजनेस और उनके जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट थे उनको बचाने के लिए वहां पर ILP जारी करी थी। लेकिन उसके बाद भी ये चलता रहा आफ्टर इंडिपेंडेंस, और अब बेसिकली जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उसको बाहर के माइग्रेशन से बचाने के लिए इसको कंटिन्यू रखा गया है। ओके, सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट है। सो आंसर C विल बी द राइट वन। Which of the following are the Gandhian principles that are reflected in the Directive Principles of State Policy DPSP? DPSP का कॉन्सेप्ट हमने लिया है आयरलैंड से। हमसे यहाँ पूछा है कि इनमें से कौन से DPSP गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ओके, ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं। सिक्योरिंग फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो गांधीयन प्रिंसिपल डज नॉट टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, आर्टिकल में ध्यान रखना है इसका 44। सो ये जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, विलेज में अपनी पंचायत होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी देयर इन इंडिया, ये गांधीयन प्रिंसिपल है। ये आपका मिलेगा आपको आर्टिकल 40 में। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, यानी कि जो गांव है, रूरल एरियाज जो हैं वहां पे कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है। दिस इज ऑल्सो अ गांधीयन प्रिंसिपल। अपार्ट फ्रॉम दिस, टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड इनकरेज एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर की जो कंडीशंस हैं उनको सुधार करना है, उनको और बेटर बनाना है, और एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो पशुपालन होता है उसको भी इनकरेज किया जाना चाहिए। ये भी एक गांधीयन प्रिंसिपल है। दैट मीन्स ऑप्शन 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द इनकरेक्ट वंस। हमें इनमें से बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। An amendment to the Constitution of India can be initiated by an introduction of bill in Lok Sabha only. यानी कि यदि हमें भारत के संविधान में कोई संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, सो उसका जो बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। ये गलत स्टेटमेंट है। लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, इफ सच एन अमेंडमेंट seeks to make changes in the federal structure of the constitution, the amendment also requires to be ratified
by the legislatures of all the states। ये कह रहा है कि यदि वो संशोधन कहीं ना कहीं इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकता है या उसके बारे में कोई बात करता है, तो उस संशोधन को हर एक स्टेट भी रेटिफाई करेगी। ओके, ऐसा नहीं है, ऑल स्टेट्स नहीं होगा, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स होना चाहिए। दैट मीन्स 50% से ज्यादा स्टेट्स को उसे रेटिफाई करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन 1 है और 2 है, ये दोनों ही गलत हैं। सो हियर आई विल से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, व्हाट इज 0R? 0R क्या है यदि हम इंडियन पार्लियामेंट के संदर्भ में बात करें तो? सो 0R जो है ये एक टाइम है, एक काल है जो कि तुरंत क्वेश्चन आर के बाद होता है। इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर्स जो हैं जो उस टाइम पे प्रिवेलेंट हो, उस टाइम के लिए जरूरी हैं, उनके बारे में कोई भी मेंबर जो है वो डिस्कशन स्टार्ट कर सकता है। ओके, सो दिस इज 0R। Which of the following right has been removed from fundamental rights and converted to a simple legal right? इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो पहले तो फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, पर बाद में उसको एक सिंपल लीगल राइट कर दिया? ओके, सो ये है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। 44th अमेंडमेंट 1978 में जो आया था, उसके तहत इसको फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट कर दिया, और अब ये आर्टिकल 300A में है। ओके, Forest is listed in the dash list given in the 7th schedule in the Constitution of India। 7th schedule बात करता है स्टेट सब्जेक्ट, कॉन्करेंट सब्जेक्ट एंड यूनियन सब्जेक्ट। यूनियन सब्जेक्ट जिस पे लॉज बना सकती है सिर्फ हमारी यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट सब्जेक्ट में लॉज बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन यदि पार्लियामेंट उस पर लॉ बनाना चाहती है तो राज्यसभा उसको स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास करती है तो उस पे यूनियन गवर्नमेंट भी अपना कोई लॉ बना सकती है। ओके, और कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें दोनों ही जो यूनियन गवर्नमेंट है प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई भी इसमें रूल बना सकती है। सो हमसे पूछा है जो फॉरेस्ट है यानी कि जो हमारे जंगल होते हैं उन पर लॉस कौन बना सकता है। इन अनदर वे दे हैव आस्क्ड कि वो कौन सी लिस्ट में शामिल है। सो फॉरेस्ट जो है वो इंक्लूडेड है कॉन्करेंट लिस्ट में। What is the literal meaning of the term habeas corpus? So देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है कि habeas corpus का मीनिंग क्या होता है। So first of all you should know that there are 5 writs which are there in our constitution, और ये हमारे आर्टिकल 32 में दी गई हैं। ओके, जो B.R. अम्बेडकर हैं, who is the father of our constitution, he has said कि ये जो आर्टिकल है 32, this is the soul of our constitution। Okay, so first of all these are the basic things which you have to remember। apart from this ये हमारे fundamental rights को protect करने के लिए है। यहाँ पर 5 writs हैं। अब उन्हीं में से एक writ है habeas corpus, जिसका मतलब होता है to have the body। इसके तहत जो कोर्ट है वो ये कहना चाह रही है कि यदि आपने किसी को अरेस्ट किया है सो उसको फिजिकली प्रोवाइड किया जाए या फिजिकली प्रेजेंट किया जाए बिफोर द कोर्ट। इन दिस वे द कोर्ट इज यूजिंग इट्स पावर ऑफ हेबियस कॉर्पस। ये जनरली क्या होता है कि जो आर्बिट्री डिटेंशन है या किसी को गलत तरीके से जो जेल कर दी जाती है उसको रोकने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के भी काम आती है, यानी कि यदि कोर्ट को लगता है कि किसी को मेलाफाइड तरीके से जो गलत इंटेंशन है उसके तरीके से उसको अरेस्ट किया जा सकता है तो ये उसमें भी हेबियस कॉर्पस का यूज कर सकता है। सो बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स a person or an individual against the arbitrary detention। Okay, who has the power to amend the constitution? कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर किसके पास है? सो ये पावर है हमारे पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट में लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और प्रेसिडेंट भी आता है। कई बार ऐसा होता है लोग प्रेसिडेंट को कंसीडर नहीं करते, बट नो, ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, इसके अलावा अगर हमसे ये पूछा जाता Who has the power to interpret the constitution, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला कौन है, प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय। लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन पेपर क्या कोई भी इंसान फाइल कर सकता है? सो इस तरीके के हमें 4 जो है कंडीशंस दी हैं और हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। Anyone who is residing in India, कोई भी पर्सन जो इंडिया में रहता है वो इसमें
फाइल कर सकता है, मतलब लोकसभा इलेक्शन लड़ सकता है. सो दिस इज रॉन्ग. A resident of the constituency from which the election is to be contested. This is also wrong. आप एग्जाम्पल देख सकते हो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ही. ही इज फ्रॉम गुजरात, लेकिन अभी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है वाराणसी. दैट मीन्स कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ते हो जहां के आप नेटिव हो. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. Any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency. This is absolutely right. ऐसा कोई भी सिटीजन इंडिया का जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में हो, यानी कि वो वोट करने के योग्य हो, ओके, चाहे वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो, वो चुनाव लड़ सकता है. ओके. Which of the following are the features of parliamentary form of government? देखिए, दो तरीके की गवर्नमेंट होती है मेजरली. एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म. इंडिया जो फॉलो करता है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वहीं अगर आप एग्जाम्पल लोगे यूएसए का, सो वो फॉलो करता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमें बताना है कि इसमें से क्या क्या फीचर्स होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म के. मेजॉरिटी पार्टी रूल, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 50% से ज्यादा आपकी सीट्स हो. अगर आपने कोएलिशन गवर्नमेंट भी फॉर्म कर ली है, लेट्स से 3 पार्टीज हैं जो मेजरली जीत रही हैं, टोटल 100 सीट्स हैं हाइपोथेटिकली, एक के पास में 30 है, एक के पास है 40 और दूसरे के पास भी है 30. सो देयर आर 3 पार्टीज विद 30, 40 एंड 30 सीट्स. अब यहाँ पे किसी का भी 50% से ऊपर नहीं आ रहा है. सो कोई भी दो पार्टीज आप मान लो 30 एंड 30, यानी कि हो गया 60. सो अगर ये दो पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बनाना चाहती हैं, सो दे कैन फॉर्म बिकॉज दे आर हियर अ मेजॉरिटी. Okay, so this is meant by majority party rule and this is indeed a feature of parliamentary form of government. Next है leadership of president. So ये गलत है. parliamentary form of government जो recognize करता है वो है leadership of prime minister. Okay, although president जो है वो first citizen माना जाता है, he is the head of India, लेकिन फिर भी जो leadership होती है parliamentary form of government में वो चलती है prime minister की. Next is डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. लोअर हाउस का मतलब होता है लोकसभा. सो अगर कॉन्फिडेंस नहीं है लोकसभा के पास में, अगर उसकी मेजॉरिटी खत्म हो गई है, सो वो डिसोल्यूट हो सकती है, वो भंग की जा सकती है. ओके, सो यहाँ पर आपका जो फीचर्स हैं वो है 1 and 3. दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, वोट ऑन अकाउंट इज वैलिड फॉर हाउ मेनी मंथ्स except the year of elections. So vote on account means interim budget. Okay, last year जब 2019 के जनरल इलेक्शंस हुए थे, उसके पहले इफ यू रिमेंबर, सो इंटरिम बजट एक पेश करा था, उसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट. सो यदि वो इलेक्शन का ईयर नहीं है तो ये कितने समय तक लागू रहता है? सो ये जो है वोट ऑन अकाउंट, ये वैलिड होता है 2 महीने तक. ओके. Which part of Indian Constitution deals with tribunals? सो देखिए, ट्राइब्यूनल्स जो हैं ये शुरू से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे. 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो आया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसके तहत ट्राइब्यूनल्स को इंट्रोड्यूस किया गया. और ये जिस आर्टिकल में, आई एम सॉरी, ये जिस पार्ट में इंक्लूडेड है वो है पार्ट 14A. इसके अलावा जो पार्ट 14 है वो आपका डील करता है सर्विसेज के साथ में. ठीक है, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, उनके साथ ये डील करता है. पार्ट 15 आपका डील करता है इलेक्शंस के साथ में. और वहीं पार्ट 9A ये आपका 74th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था और ये डील करता है म्यूनिसिपैलिटीज के साथ. Who was the first judge of Supreme Court against whom the proposal of impeachment was presented in the Parliament of Independent India? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पहले ऐसे कौन से जज थे जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट का जो प्रस्ताव था वो पार्लियामेंट में लाया गया? सो ये थे जस्टिस वी रामास्वामी. ओके, इसके अलावा एक आप ऑप्शन में देख सकते हो जस्टिस सौमित्र सेन. अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले ऐसे कौन से जज थे जिनके खिलाफ राज्यसभा ने जो इम्पीचमेंट प्रपोजल है उसको पास कर दिया था, सो वो होते आपके जस्टिस सौमित्र सेन. दोनों को ध्यान रखना और जो डिफरेंस है वो ध्यान रखना. ओके. Which of the following is not correct about the post of CDS in India? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पोस्ट है इंडिया में, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके बारे में सही नहीं है? ही इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. सो ये एक गलत स्टेटमेंट है. देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, हमारा जो रक्षा मंत्रालय है, उसमें 5 डिपार्टमेंट्स हैं टोटल. ओके,
सो जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है इसका हेड होता है हमारा डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि हमारा रक्षा सचिव, और जो CDS है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का हेड होता है। ओके, सो अगर यहाँ पे लिखा होता ही इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स in the Ministry of Defense, then that would be the correct statement. He is described by the officials as the first among equals among chief services, यानी कि जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ्स हैं he is first among equals if we compare him to them. Okay, so ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। The CDS will not come under RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो CDS का पोस्ट है वो नहीं आएगा। सो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, ये पोस्ट उसके अंदर कवर होता है। ओके, नॉट करेक्ट पूछा था, दैट मीन्स ऑप्शन 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। Which of the following statements are not correct about कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमसे ये पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आपसे करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है ये जरूर देखना। Its last session was held on 26th Jan 1950. सो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका जो पहला सेशन था वो था 9 दिसंबर 1946 को यानी 1946 को, और लास्ट सेशन था 24 जैन 1950 को। ओके, सो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। सेकंड है इट्स वाइस प्रेसिडेंट वाज HC मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जो कि इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने, और इसके वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो थे HC मुखर्जी। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Initially there were 389 seats in it which post freedom, or you can say after 1947 became 299. So this is also correct क्योंकि पहले इंडिया बड़ा था, पाकिस्तान का एरिया भी इंडिया में कवर होता था, so that's why earlier it had 389 seats. लेकिन जब पाकिस्तान अलग से चला गया, वहाँ मतलब दूसरा कंट्री बन गया, सो इसमें जो सीट्स थी वो रिड्यूस हुई एंड फाइनली इसमें 299 सीट्स थी। सो यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, दैट मीन्स ओनली A is the incorrect statement. By which amendment part 7 of Constitution deleted? सो पार्ट 7 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का था उसमें पार्ट B स्टेट्स इंक्लूड करी थी। जैसे कि जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था देयर वर 3 डिफरेंट स्टेट्स। ओके, एक थी पार्ट A में, एक B में और एक C में। उसके बाद क्या हुआ, 1956 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे काफी सारे राज्य बन गए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। सो क्या हुआ कि जो भी स्टेट्स थे इसमें वो कहीं ना कहीं दूसरे में जाके मर्ज हो गए। ओके, सो पार्ट बी के जितने भी स्टेट्स थे वो खत्म कर दिए गए, और हाँ इनको पहले हेड करते थे राज प्रमुख। ओके, सो इन स्टेट्स को खत्म कर दिया गया जो कि थे पार्ट 7 में। सो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि अमेंडमेंट जो 7th था उससे पार्ट 7 को खत्म किया गया। Which of the following committee approved the creation of post of Chief of Defence Staff? सो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पोस्ट हमारे यहाँ पे नया क्रिएट करा है, और पहले CDS है हमारी कंट्री के जनरल बिपिन रावत। हमसे ये पूछा है कि इनके अपॉइंटमेंट को किस कमेटी ने अप्रूव किया था। सो ये कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इसके अलावा आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार आप लोग CDS के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको जरूर पढ़ लेना। ओके, With reference to the Parliament of India, which of the statements is correct? यदि हम इंडियन पार्लियामेंट के संदर्भ में बात करें सो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें यह कह रहा है कि जो एक प्राइवेट मेंबर बिल है वो ऐसा बिल है जो ऐसा MP इंट्रोड्यूस करे, उसको प्रेजेंट करे जो कि इलेक्टेड नहीं है बल्कि नॉमिनेटेड है प्रेसिडेंट के द्वारा। सो ये गलत है। देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल कोई भी वो बिल हो सकता है जो कि एक मिनिस्टर जो है वो उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा। ओके, अगर मिनिस्टर उसको इंट्रोड्यूस करता है तो वो एक पब्लिक बिल या फिर एक गवर्नमेंट बिल कहलाता है, और मिनिस्टर्स के अलावा कोई भी मेंबर चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी का हो या फिर रूलिंग पार्टी का हो, अगर वो उसे इंट्रोड्यूस करता है तो वो एक प्राइवेट मेंबर बिल कहलाता है। Recently, a private member's bill has been passed in the parliament for the first time in the history. ये एकदम गलत है। अभी तक टोटल 14 प्राइवेट बिल्स जो हैं ये पास हो चुके हैं। ओके, सो यहाँ पर जो दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं दोनों गलत हैं। दैट मीन्स राइट आंसर विल बी D.
If there is a deadlock between Rajya Sabha and Lok Sabha over an ordinary bill, it will be resolved by. यदि अगर राज्य सभा और लोक सभा के आपस में जो मत हैं वो मेल नहीं खा रहे हैं और एक डेडलॉक हो गया है ओवर एन ऑर्डिनरी बिल, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? सो ऑर्डिनरी बिल के केस में उसको रिजॉल्व करते हैं बाय अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट. Which of the statements given is/are incorrect about election commission? सो इलेक्शन कमीशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है या फिर नहीं है? ओके, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी. सो ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इट इज अ 3 मेंबर बॉडी. एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर. ओके, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स the election schedule for the conduct of both general elections and by elections. So देखिए यहाँ पर ये बोला है कि जो यूनियन मिनिस्ट्री होती है होम अफेयर्स के लिए, दैट इज हमारा जो गृह मंत्रालय है, वो डिसाइड करता है हमारे इलेक्शन का शेड्यूल. जनरल इलेक्शन आपके होते हैं लोकसभा के, एंड बाय इलेक्शन यदि किसी सिलेक्टेड बंदे की डेथ हो जाती है या फिर वो पोस्ट से रिजाइन कर देता है, सो उस केस में बाय इलेक्शन होते हैं. ओके, सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो हमारी होम मिनिस्ट्री है वो डिसाइड नहीं करती इलेक्शन शेड्यूल, बल्कि इलेक्शन कमीशन खुद डिसाइड करता है. ओके, दैट मीन्स कि हमारे जो दोनों ही ऑप्शंस हैं ये गलत हैं. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू Olive Board's YouTube channel. I shall see you next time in my next video. Till that time, stay happy, practice hard and do well in your life. Bye.